जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका एसएससी एमटीएस का 13 जून को एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। अब तक की शिफ्टों में जैसे सवाल पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, ठीक वैसे ही सवाल लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। सारी व्याख्या को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 8 से 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। हमारा पहला सवाल हमसे पूछा गया कि नृत्यांगना कनक रेले, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। अभी हाल ही में इनका दोस्तों मृत्यु हुई है, इसीलिए सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। भरतनाट्यम से संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, मोहिनी अट्टम से संबंधित है कि कथकली से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दें नृत्यांगना कनक रेले, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, सारी जानकारी देते हैं। आपको दोस्तों भरतनाट्यम से 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? रुक्मणी देवी। कौन से? रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। और दोस्तों कौन है? मृणालिनी साराभाई। और एक नाम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जो मैंने कई बार आपको नोट भी कराया है। कुचिपुड़ी, इनसे संबंधित है राधा रेड्डी। और दोस्तों मृणाली साराभाई भी इनसे संबंधित है, यानी कि कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है? राधा रेड्डी, मृणाली साराभाई। और दोस्तों मैंने आपको एक नाम याद कराया था, यामिनी कृष्णमूर्ति, याद कीजिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों भरतनाट्यम से है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मृणाली साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन दोनों का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। ये सवाल आपकी परीक्षा में रिपीटेड सवाल है सारे के सारे। बात करते हैं अब दोस्तों मोहिनी अट्टम को लेकर। इनका संबंध किससे है? कनक रेले। और दोस्तों ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। दोस्तों 2 से 3 बार ये सवाल आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है और यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी आपकी परीक्षा में। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 25 में है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 23 और 24, ये दोनों दोस्तों आर्टिकल किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कौन सी आर्टिकल में कौन सी बात कही गई, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में ध्यान रखनी है। अगर आपसे कहा जाए बलात् श्रम पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इन सबका संबंध कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 23 में है। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि छोटे बच्चों से, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हो, तो दोस्तों आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 24 है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, सवाल कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 25 से। आपको दोस्तों मैंने बताया था आर्टिकल 25 से 28 है, ये दोस्तों किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए, ये दोस्तों उसकी स्वतंत्रता है। ये धार्मिक फ्रीडम किसके अंदर है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 25 से 28 है। इसी को कहते हैं दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता एक ही बात होती है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आर्टिकल 12 से 35 है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। आपसे दोस्तों परीक्षा में अलमाटी बांध पूछा गया था, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित था। तैयार हो जाइए महत्वपूर्ण बांधों को लेकर। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, कावेरी नदी पर, पेरियार नदी पर। तो आपको ध्यान में रखना है इडुक्की बांध ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये पेरियार नदी पर स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। कृष्णा नदी, इस पर दोस्तों क्या क्या स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी दोस्तों कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इस पर कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप। आपको याद होगा माजुली
दीप, ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको सॉरी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कावेरी नदी। इस पर दोस्तों कौन से बांध स्थित है? तो मैंने आपको बताया था मैटूर बांध। मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कावेरी नदी पर दोस्तों और क्या चीज स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात। और दोस्तों कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? एक जिला है कोडागू। ये दोस्तों कोडागू जिले से निकलती है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। सवाल कोई सा भी बन सकता है आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, किरण देसाई की पुस्तक है। आपकी परीक्षा में रस्किन बॉन्ड और किरण देसाई ये सवाल 3 से 4 बार रिपीट हुए, इनको आप याद करके रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं द एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी पुस्तक है? ये शशि थरूर की पुस्तक है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपसे सवाल पूछा सकता है कि हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा लीजन द ऑनर अवार्ड, कौन सा? लीजन द ऑनर अवार्ड किस दोस्तों नेता को मिला है? तो आपको दोस्तों याद करके रखना है, ये शशि थरूर को मिला है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट करके बताएं लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। मैं कई बार आपको नोट करा चुका हूँ। दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को, 25 सितंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। ये चारों डेटें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। 1 मई 2016 आपको याद होगा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए 1 मई 2016। कहां से हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए उज्ज्वला 2.0 यानी कि दूसरी वाली उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण, इसका शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना, इसका सेकेंड फेज की शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो आपको याद रखना महोबा उत्तर प्रदेश। ये दोनों सवाल आपको याद होने चाहिए, कोई सा भी सवाल इनमें से आपसे पूछा सकता है। पहली वाली कहाँ शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में। दूसरी वाली दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 10 अगस्त 2021 को महोबा से। और किससे संबंधित है उज्ज्वला योजना? एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों 25 दिसंबर 2014 मिशन इंद्रधनुष, लगाइएगा स्टार। मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 25 दिसंबर 2014। 28 अगस्त 2014 आपको याद होगा जन धन योजना, ये कब की है? 28 अगस्त 2014, यानी कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है जनधन योजना। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों महावीर स्वामी यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया था 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों पूरे सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं ठीक से। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, वर्धमान था, ऋषभदेव था, पार्श्वनाथ था। तो आप सबको पता होगा इनका नाम था दोस्तों वर्धमान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ये सब चीज़ें दोस्तों आपने कक्षा 6 और 7 में पढ़ी होंगी। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आपको दोस्तों याद होगा जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में दोस्तों कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 है। सबसे दोस्तों लास्ट वाले 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। और दोस्तों 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये सवाल कई बार पूछा था। ये दोस्तों 23वें थे। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव दोस्तों ये पहले तीर्थंकर थे। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाएंगे। ऋषभदेव दोस्तों पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। ये 3 आंकड़े हैं, इनको आप नोट करके रखें। दोस्तों क्लास में अगर आप पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें
हैं जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम बाकी है। 100% आपकी परीक्षा में आने वाले सवालों की सीरीज है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपसे सवाल पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब दोस्तों आपसे सवाल बदल के पूछा सकता है कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। तो आपको दोस्तों याद होगा रामगंगा नेशनल पार्क, दोस्तों इसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश का 53वां, भारत का 53वां दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा बन चुका? रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, इसको भी आप लिख लें, रामगढ़ विषधारी। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उत्तर राजस्थान के बूंदी में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपको याद होगा गिर नेशनल पार्क, यानी कि जो एशियाई शेर होते हैं उनका दोस्तों आवास यानी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तमिलनाडु की बात आई है तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मकर संक्रांति को उत्तरायण किस राज्य में कहते हैं? आपसे सवाल पूछा गया था एमटीएस में कि मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या था? हिमाचल प्रदेश। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा सकता है कि मकर संक्रांति को उत्तरायण कहाँ पर कहते हैं? तो आपको याद होगा ये दोस्तों गुजरात में कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? माघ साजी, माघ साजी। दोस्तों एमटीएस में ही नहीं, आपकी एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप ध्यान में रखें। असम में क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? बिहू। तमिलनाडु में दोस्तों क्या कहते हैं? पोंगल। अब आपको कमेंट करके बताना है अट्टूकल पोंगल कौन सा दोस्तों? अट्टूकल पोंगल। अट्टूकल पोंगल का संबंध कौन से राज्य से? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। कई बार इस सवाल को मैं नोट करा चुका हूं। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा खिचड़ी मेला। क्या कहते हैं दोस्तों? खिचड़ी मेला कहते हैं, आपको सबको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि पंचायत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ये सवाल भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 40, 44, 52, 72। तो दोस्तों आपको याद होगा पंचायत का आर्टिकल दोस्तों कौन सा? आर्टिकल नंबर 40। इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। आर्टिकल नंबर 44 यानी कि अनुच्छेद 44, इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता, समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये दोस्तों इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 44 है। और दोस्तों बात करते हैं कहाँ पर लागू है? केवल गोवा में लागू है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं 52, आर्टिकल 52 में क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों, आर्टिकल नंबर 53। और दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल नंबर 61। और राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 60। और राष्ट्रपति का क्षमादान किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 72। और आर्टिकल नंबर 271, इसमें किसका उल्लेख है? तो मैंने कई बार आपको नोट कराया है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल नंबर 71 के तहत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गहराई को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपसे आर्द्रता का मापन पूछा गया था, आपसे गहराई का भी मापन पूछा जा सकता है। बैरोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेडोमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है गहराई को किससे मापते हैं? फेडोमीटर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। बैरोमीटर, इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर है, इसके द्वारा दोस्तों क्या मापते हैं? दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप। किसी दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इससे दोस्तों आर्द्रता मापते हैं। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया था। और दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि गहराई को किससे मापते हैं? फेडोमीटर के द्वारा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों गुलाबो सपेरा नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या मिजोरम? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों गुलाबो सपेरा नृत्य, मैंने इसको सर्च किया था। गुलाबो सपेरा दोस्तों एक व्यक्ति का भी नाम बताया जा रहा है जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि गुलाबो सपेरा नृत्य इनका संबंध कौन से राज्य से। एग्जैक्ट आंसर आपको कमेंट कर बताना है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट कर। सवाल थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। तब तक दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक से दोस्तों मैंने आपको 2 से 3 चीजें याद करवाई थी। यक्षगान इनका संबंध कहां से? कर्नाटक। बोलक आर्ट और उम्मट आर्ट इन सबका संबंध कहां से? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का दोस्तों आपको याद होगा हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। हरेला उत्तराखंड का है। दोस्तों झारखंड का दोस्तों कर्मा सरहुल और दोस्तों क्या है? जट जाटिन, पाइका, छऊ दोस्तों उड़ीसा से भी संबंधित है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर देना है। तो मैंने आपको झारखंड से कितने त्यौहार बताए? छऊ हो गया, पाइका हो गया, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, जट जाटिन हो गया। इन सबका संबंध किससे? झारखंड। मिजोरम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए चापचार कूट महोत्सव, कौन सा? चापचार कूट महोत्सव ये कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये गुलाबो सपेरा नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्न में से गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 12 मार्च 1923, 5 अप्रैल 1930। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता कौन से वर्ष हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है 5 मार्च 1931 को। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ये दोस्तों पूरी डेट आपकी एनसीईआरटी की ऑथेंटिक डेट है, इसको आप सही मानेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब बात करते हैं 23 मार्च 1931, इसको क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये दोस्तों वीर क्रांतिकारियों को फांसी दोस्तों कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी यात्रा शुभारंभ हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। और कब तक चली थी? 5 अप्रैल 1930 तक। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। आई थिंक दोस्तों 6 अप्रैल तक चली थी, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। अब दोस्तों बात करते हैं किस लिए चली थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए। नमक कानून इसको तोड़ने के लिए दोस्तों ये दांडी यात्रा चलाई गई थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि भारतीय मानक देशांतर रेखा किस राज्य से गुजरती है? ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा गया है, दोबारा से रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त तो सभी। तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय मानक देशांतर रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती? तो आपको मोटा मोटा याद रखना है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपको ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों को आप रट डालिए। इसके अलावा ऑप्शन में कोई भी राज्य देखा रखा हो वो आपका गलत आंसर होगा। यानी कि भारत मानक समय रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। केवल आपको राज्य के नाम नहीं बताने हैं, कितने राज्य से होकर गुजरती है इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये सिक्किम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। कौन सा? मिजोरम। इन सभी के साथ दोस्तों म्यांमार की सीमा लगती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह सवाल भी अच्छा सवाल है। कमेंट करके बताएं म्यांमार की राजधानी कौन सी है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की? दोस्तों महत्वपूर्ण समाज आपकी एमटीएस की परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल है। आपकी हर शिफ्ट में दोस्तों हर समाज से सवाल पूछा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक इस पेज को देखिएगा।
आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो आपको ध्यान में रखना है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में कौन से समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की है। किसकी? ब्रह्म समाज की। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, कौन सी? आत्मीय सभा, इसकी स्थापना भी की है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 ईस्वी में। और इसके अलावा सत्यशोधक समाज किसका? महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की। एक बार एसएससी में सवाल पूछा गया कि सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है, तो आपको ध्यान में रखना है ये महाराष्ट्र का समाज है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी को हुआ था। और किसकी सिफारिश पर हुआ था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर हुआ था। और किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कोई सा भी सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12। आपको दोस्तों याद होगा रिकेट्स रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और दोस्तों इसके अलावा इसको दोस्तों क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर ऑप्शन में आपके नाइट ब्लाइंडनेस दे के रखा हो या रतौंधी रोग दे के रखा हो, एक ही बात है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके अलावा विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, कौन सा? बेरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विटामिन B12, ये इसमें दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। और ये दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन, साइनोकोबोलिन। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं। आपसे सवाल पूछा जाए कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन डी, ये मानव शरीर में संश्लेषित हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। और दोस्तों जल में घुलनशील कौन है? विटामिन बी, विटामिन सी। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और विटामिन शब्द दोस्तों किसने दिया था? एक फंक नामक वैज्ञानिक है। कौन? फंक। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों वैसे भी बेकार है, इसको आप भूल जाइएगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि एक दोनों को शपथ दिलाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों कुछ बात मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ, इनको आप अंडरलाइन करके नोट करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, इसको कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108 में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? बुलाता है इसको राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या इसमें उपराष्ट्रपति भाग लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। ये 4 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संचित निधि, कौन सी? संचित निधि, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 266 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका उल्लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए आकस्मिक निधि, कौन सी दोस्तों? आकस्मिक निधि आपसे पूछी है तो आपका जवाब होगा 267। और इसका उपयोग कौन करता है? केवल राष्ट्रपति। ये दोनों सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। मैंने ये सवाल कई बार आपको दोस्तों बता चुका हूँ। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का क्षेत्र में किसको दिया गया था, तो आप सबको पता है स्वांते पावो को मिला है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखेंगे। स्वांते पावो को चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार मिला है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। कैरोलिन आर बर्टोजी और दोस्तों कार्बेरी शार्पलेस और मेंडल, आपको याद होगा इन तीनों को दोस्तों कौन सा मिला है, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2022 वाला, बर्टोजी, शार्पलेस, मेंडल। इन तीनों नामों को आप नोट कर लें, 100% आपकी परीक्षा में छपेंगे सवाल। और किस लिए मिला है, क्लिक केमिस्ट्री इसलिए दिया गया है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र का, किसका, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एनी अर्नॉक्स को दोस्तों मिला है। किसको दोस्तों, एनी अर्नॉक्स। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों आपको याद कीजिएगा, मैंने आपको शांति का नोबेल पुरस्कार भी बताया था 2022 में 2 संस्थाओं को मिला है, एक व्यक्तिगत रूप में मिला है। व्यक्तिगत रूप में किसको मिला है, एलिस वेला तिस्की नाम है, आप केवल एलिस याद रखेंगे इसका। और दोस्तों संस्थागत रूप में किसको मिला है, एक संस्था है मेमोरियल, कहाँ की संस्था है, रूस की। और एक संस्था है दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, कहाँ की संस्था है, यूक्रेन की। अब आप कमेंट करके बताएं यूक्रेन से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। हमारा अगला सवाल कहता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपकी परीक्षा में कोशिका का अध्ययन पूछ चुका है MTS, तैयार हो जाइए कवक और शैवाल को लेकर। दोस्तों कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैंने आपको कई बताया है, माइकोलॉजी कहते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ऑप्शन में फाइकोलॉजी देकर रखा हुआ है, इसमें दोस्तों शैवालों का अध्ययन होता है। किसका, शैवालों का अध्ययन किसके अंदर है, फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन है, कवकों का अध्ययन है। साइटोलॉजी में दोस्तों कोशिका का अध्ययन है। किसका, कोशिका का अध्ययन किसके अंदर है, साइटोलॉजी के अंदर है। एपिग्राफी में दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। किसका, अभिलेखों का। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले सवाल होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कवक और शैवाल, इनको दोस्तों किस में रखा गया, थैलोफाइटा में रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक दो अध्ययन मैं आपको और नोट करा देता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं, एपीकल्चर। आप याद रखिएगा, एपीग्राफी अलग है, एपीकल्चर अलग है। एपीग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन होता है, लेकिन एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन है। और दोस्तों मछली पालन में पिसीकल्चर। इसके अलावा अगर रेशम कीट पालन में सेरीकल्चर, अंगूर की खेती में विटीकल्चर, सब्जी और बागवानी में हॉर्टिकल्चर, और केंचुओं की खेती में वर्मीकल्चर। ये सब सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी SSC MTS की परीक्षा और SSC CGL या CHSL कोई सा भी आप एग्जाम देने वाले हो, सारे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट कर आप जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा हुआ है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी दोस्तों पूरी PDF विद आंसर की आपको डेली की डेली प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।